एक मॉडर्न फाइटर जेट का इंजन बनाना ये कितना मुश्किल हो सकता है? मैंने तो सुना है कि ये परमाणु बम बनाने से भी ज्यादा जटिल है, और हमारे स्रोतों को देखें तो जवाब हाँ ही लगता है। आज का डीप डाइव इसी पहेली पर है। दशकों की कोशिश के बाद भी भारत अपना जेट इंजन क्यों नहीं बना पाया? चलिए इस कहानी को खोलते हैं, जिसकी शुरुआत होती है कावेरी इंजन से। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है, ये तो फिजिक्स और जियोपॉलिटिक्स के टकराव की कहानी है। आप सोचिए, जेट इंजन के अंदर जो टरबाइन ब्लेड होते हैं वो अपने पिघलने के तापमान से भी ज्यादा गर्मी में घूमते हैं। इसी चुनौती के केंद्र में था कावेरी इंजन, जो हमारे तेजस फाइटर के लिए बना था। इसकी कहानी से ही पता चलता है कि ये पहाड़ चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है। हाँ, कावेरी की कहानी तो उम्मीदों और हकीकत के बीच की एक खाई जैसी है। लक्ष्य रखा था 81 किलो न्यूटन का थ्रस्ट, पर मिला कितना? मुश्किल से 70-73। और वजन, वो तो लक्ष्य से 135 किलो ज्यादा था। एक हल्के लड़ाकू विमान के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और ऊपर से तकनीकी समस्याएं भी थी। हाँ, वो फैन ब्लेड फ्लटर और आफ्टर बर्नर स्क्रीट जैसे नाम सुनने में तो अजीब है, पर इसका मतलब क्या था? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो फैन ब्लेड फ्लटर इंजन के अंदर एक भूकंप जैसा है जो ब्लेड्स को तोड़ सकता है, और आफ्टर बर्नर स्क्रीच एक ऐसी अस्थिरता है जो इंजन को फेल कर सकती है। और इसकी दो बड़ी वजहें थी। पहली, धातु विज्ञान। खास तौर पर वो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाने की महारत हमारे पास नहीं थी। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड? हाँ, ये ब्लेड एक ही क्रिस्टल से बनते हैं ताकि उनमें कोई कमजोर जोड़ ना हो और वो भीषण गर्मी झेल सकें। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी रुकावट थी टेस्टिंग सुविधाओं की कमी। टेस्टिंग सुविधाएं? मतलब हम उसे ठीक से परख भी नहीं पा रहे थे। सही पकड़ा। भारत के पास अपनी हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी नहीं थी। मतलब वो जगह जहां इंजन को 40,000 फीट की ऊंचाई वाले हालात में टेस्ट किया जा सके। तो हर बड़े टेस्ट के लिए इंजन को रूस भेजना पड़ता था। जो काम एक हफ्ते का था, उसमें महीने नहीं, कभी कभी तो साल लग जाते थे। ये एक अदृश्य हैंडब्रेक जाता था। तो फिर तेजस कैसे उड़ रहा है? समाधान क्या निकला? जाहिर है, अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन। और अब तो जी के साथ F414 इंजन भारत में बनाने का एक बड़ा समझौता भी हुआ है, जिसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है। लेकिन इस 80% का असली मतलब क्या है? देखिए, यहीं पर सारी बारीकी छिपी है। इस सौदे से भारत को इंजन बनाने की प्रक्रिया मिल रही है, जिसे नो हाउ कहते हैं। जैसे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की मशीनिंग कैसे करें, उन पर खास कोटिंग्स कैसे चढ़ाएं। लेकिन जो इंजन के डिजाइन का मूल रहस्य है, मतलब नो वाई, वो अमेरिका अपने पास ही रखेगा। मिश्र धातु का असली नुस्खा या डिजाइन के पीछे का विज्ञान वो ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब हम एक बेहतरीन शेफ की रसोई में खाना बनाना सीख तो रहे, पर उसकी सीक्रेट रेसिपी हमें नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो हम इंजन बना तो लेंगे, पर इस टेक्नोलॉजी से कल एक नया इंजन खुद डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्या कावेरी की कहानी यहीं खत्म हो गई, एक नाकामी बनकर? नहीं नहीं, यहीं तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कावेरी एक फाइटर इंजन के तौर पे भले ही फेल हो गया हो, लेकिन उसे एक नया मिशन मिल गया है। अब यह भारत के गुप्त स्टेल्थ ड्रोन घातक को शक्ति देगा। कमाल है। मतलब एक नाकामी को सफलता में बदल दिया गया। ये कैसे काम करेगा? असल में ड्रोन को फाइटर जेट जैसे आफ्टर बर्नर की जरूरत नहीं होती है। बिना आफ्टर बर्नर के कावेरी करीब 48-50 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट देता है, जो घातक ड्रोन के लिए एकदम सही है। इससे ड्रोन का हीट सिग्नेचर भी कम होता है। स्टेल्थ के लिए यह बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ड्रोन का भविष्य तो सेट हो गया, लेकिन हमारे 5वीं पीढ़ी के फाइटर AMCA का क्या होगा? उसे तो करीब 110 किलो न्यूटन क्लास का बहुत शक्तिशाली इंजन चाहिए। उसके लिए भारत अब एक विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर बिल्कुल नया इंजन विकसित करना चाहता है। शायद फ्रांस की साफ्रान या ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ। लेकिन इस बार भारत की एक बहुत बड़ी शर्त है, 100% बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी IPR। यानी इस बार डिजाइन का पूरा मालिकाना हक हमारा होगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि भारत भविष्य में उस इंजन को अपनी मर्जी से अपग्रेड कर सकेगा, मॉडिफाई कर सकेगा और किसी को भी बेच सकेगा, बिना किसी से पूछे। कावेरी की असफलताओं से सीखा गया ये सबसे बड़ा सबक है। यही असली आत्मनिर्भरता है। तो भारत का जेट इंजन का सपना अधूरा इसलिए रहा क्योंकि उसने भौतिकी, धातु विज्ञान और ग्लोबल पॉलिटिक्स की चुनौतियों को कम आंका। लेकिन कावेरी की
विफलता ने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी जो जानती है कि क्या गलत हुआ था। सही कहा। और एक सप्लाई चेन की नींव भी रखी, जिसमें अब गोदरेज जैसी निजी कंपनियां भी शामिल हैं। आगे का रास्ता अब एक हाइब्रिड मॉडल है। अभी के लिए जी इंजन, ड्रोन के लिए हमारा कावेरी और भविष्य के लिए 100% अपने हक वाला एक नया इंजन। कह सकते हैं कि कावेरी की असफलता ही वो खाद बनी जिस पर भारत के भविष्य के एरो इंजन उद्योग की फसल उगेगी। इस पूरी कहानी को देखकर एक सवाल मन में आता है, असली बदलाव शायद इंजन में नहीं बल्कि उसे बनाने वालों की सोच में आया है। क्या भारत की एरोस्पेस शक्ति का भविष्य अब सरकारी प्रयोगशालाओं से ज्यादा निजी फैक्ट्रियों में तय होगा? सोचने वाली बात है।